नमस्कार साथियों, यह डिक्टेशन लीगल शब्दों पर आधारित है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 धारा 17, 19 और 25 अप्राप्त व्यय शिशु की अभिरक्षा देने में उसके कल्याण की बात ही सर्वोपरि विचारणा है। विराम। बच्ची के कल्याण के लिए पिता के अधिकारों को अधिक्रांत किया जा सकता है। विराम। बच्ची को भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है जो उसे उसकी माँ द्वारा ही दी जा सकती है। विराम। बच्ची की माँ को उसकी अभिरक्षा देने में कोई विधिक वर्जन नहीं है, भले ही उसे बच्ची का संरक्षक घोषित नहीं किया गया हो। विराम। पैरा। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी का विवाह ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। विराम। इस विवाह से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। विराम। प्रत्यर्थी जून 1978 तक अपीलार्थी के साथ रही। विराम। बाद में अपीलार्थी ने उसे अपने घर से निकाल दिया और उससे बच्ची को छीन लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अपने माता पिता के यहाँ शरण लेनी पड़ी। विराम। प्रत्यर्थी ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 7 के अधीन उसे पुत्री की संरक्षक घोषित किए जाने और उसकी देखभाल और अभिरक्षा उसे दिए जाने के लिए पिटीशन फाइल किया। विराम। संरक्षक न्यायाधीश ने साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी पिता अवयस्क बच्ची का संरक्षक होने के लिए अनुपयुक्त नहीं है और इसलिए प्रत्यर्थी को संरक्षक घोषित किए जाने के लिए पिटीशन अधिनियम की धारा 19 उपधारा 6 को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया। विराम। जहां तक अवयस्क बच्ची की अभिरक्षा का संबंध है, संरक्षक न्यायाधीश अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार विमर्श करने के पश्चात यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह बच्ची के हित और कल्याण में होगा कि वह माता अर्थात प्रत्यर्थी की अभिरक्षा में रहे। विराम। संरक्षक न्यायाधीश ने उसे संरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पिटीशन खारिज कर दिया, किंतु अप्राप्त व्यय की अभिरक्षा के लिए उसका पिटीशन मंजूर कर लिया। विराम। अपीलार्थी पिता ने प्रत्यर्थी अवयस्क बच्ची की अभिरक्षा दिए जाने के आदेश को और प्रत्यर्थी मां ने उसे संरक्षक नियुक्त न किए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील द्वारा चुनौती दी है। विराम। पैरा। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 19 के अधीन प्रतिपाल्य न्यायालय ऐसे अप्राप्त व्यय के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं करेगा जिसका पिता उसके शरीर का संरक्षक होने के अयोग्य नहीं है। विराम। किंतु अधिनियम की धारा 25 उपधारा 1 के अधीन यदि न्यायालय की यह राय है कि प्रतिपाल्य के लिए यह कल्याणकर होगा तो उसकी अभिरक्षा संरक्षक
को दी जा सकेगी विराम। संरक्षक शब्द नैसर्गिक संरक्षक या घोषित संरक्षक तक ही सीमित नहीं है विराम। अधिनियम की धारा 4 उपधारा 2 के अधीन संरक्षक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अप्राप्त व्यय के शरीर की या उसकी संपत्ति की या उसके शरीर और संपत्ति दोनों ही की देखरेख करता है विराम। यदि प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 7 के अर्थांतर्गत अप्राप्त व्यय की संरक्षक घोषित की जाती है तो वह उसकी अभिरक्षा के लिए भी हकदार होगी विराम। यदि उसे अधिनियम की धारा 7 के अधीन इस प्रकार संरक्षक घोषित नहीं किया जाता है तो उसे अधिनियम की धारा 25 उपधारा 1 के अर्थांतर्गत केवल प्राप्त व्यय की अभिरक्षा ही मिल सकती है विराम। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें अप्राप्त व्यय अपत्य की अभिरक्षा देते समय पिता के अधिकारों को अपत्य के कल्याण वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधिक्रांत कर दिया गया विराम। प्रस्तुत मामले में बच्ची की आयु लगभग 4.5 वर्ष है विराम। उसे भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है जो उसकी माँ द्वारा ही दी जा सकती है विराम। वह दिसंबर 1980 के प्रत्यर्थी की अभिरक्षा में रही विराम। अधिनियम की धारा 25 में संरक्षक शब्द के अंतर्गत नैसर्गिक संरक्षक या वास्तविक संरक्षक भी आता है विराम। ऐसी माँ जो वस्तुतः अप्राप्त व्यय के शरीर की देखरेख नहीं कर रही है अधिनियम की धारा 25 के अधीन आवेदन करने के लिए हकदार है विराम। यह नियम कि पिता को अपने बच्चों की अभिरक्षा का नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है कठोर और अनन्य नियम नहीं है और वह उस स्थिति में प्रभावी नहीं रहेगा जिसमें अप्राप्त व्यय का कल्याण अन्यथा अपेक्षा करता है विराम। कोमल वयस्क के अप्राप्त व्यय की अभिरक्षा के मामले में सर्वोपरि बात बच्चे का हित है न कि माता पिता के अधिकार विराम। धन्यवाद साथियों।